नमस्कार साथियों, सक्सेस गुरु के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मैं अजय आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए सब टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है समास। साथियों, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लगभग सभी ने पढ़ा है, और जो भी हिंदी या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी अगर सब्जेक्ट उसमें आता है तो सब लोगों ने इसको पढ़ा है। एक बार पुनः हम आप साथ में इसको रिवाइज करेंगे, देखते हुए चलेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है इसमें और कैसे क्या इसको समझना होता है। तो दोस्तों, वही पुरानी बात कि जब भी कोई नया टॉपिक हम पढ़ते हैं तो पहले हम उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान जाएं, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है पहले वो क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं समास की। तो पहले हम समास को समझेंगे कि समास होता क्या है, ठीक, उसके बाद ही आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में यानी कि समास से कुछ ऐसे पद हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद समास को पूरी तरीके से विस्तृत रूप से हम पढ़ पाएंगे कि समास क्या होता है, कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं समास की ही बात करें कि समास क्या है। समास तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम इसका विग्रह कर सकते हैं या एक विच्छेद करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं सम आस। इस तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया तो कहने का होगा कि सम आस, यानी कि सम को हम कह सकते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं तो कहेंगे सम का अर्थ हो गया हमारा एक संक्षिप्त। क्या हो गया? संक्षिप्त। और आस मीन्स कह सकते हैं कथन। तो अगर एक मिला जुला इसका अर्थ निकालें तो समास का एक मिला जुला अर्थ क्या निकलेगा? संक्षिप्त कथन। अर्थात समास किसको कहेंगे? संक्षिप्त कथन को समास कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई कथन बहुत थोड़ा दो या दो से अधिक शब्दों का कथन है, यानी कि 4-5 शब्दों का कथन है, उसको हमने एक संक्षिप्त एक छोटा नाम दे दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात बड़ी बात को छोटे शब्दों में या संक्षिप्त कथनों में कह देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये तो बात हो गई समास को हमने इस शब्द को समझ लिया कि समास होता क्या है। चलिए अब इसको और अच्छे से समझेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। अगर पढ़ाने के बाद भी किसी प्रकार का संदेह रहता तो फिर पढ़ाना व्यर्थ है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। तो बात करते हैं समास की। तो सबसे पहले हमने समास को समझा कि समास कहते किसको हैं या किसको हम कह सकते हैं समास। अब बात करते हैं एक कुछ शब्दावलियां हैं जो हमने समास में पढ़ी हैं, अक्सर पढ़ी हैं। जैसे कि एक आपने सुना होगा समस्त पद, या इसी को हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद। अब समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? तो इसको अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समास का नियम लगने के पश्चात या समास के नियम के पश्चात जो पद बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। या हम ये कहें, इसका परिभाषा इसकी कह सकते हैं कि समास के नियम के पश्चात बना पद या शब्द। तो जब समास के नियम लगने के बाद, समास का नियम लगने के बाद जो शब्द या पद बनता है उसी को हम सामासिक पद कहते हैं, या कह दें समस्त पद कहते हैं। इसको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं। अभी तो हम केवल पदावली या शब्दावली उसी को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी भी इस जो भी चीज़ है उसको विद एग्जाम्पल, यानी कि विद जो है एक उदाहरण के साथ उसको हम समझेंगे। ठीक, एक शब्दावली और अभी हम लोगों ने पढ़ी होगी, पद। जैसा कि नाम आ रहा पद है ना, यहाँ पे पद आ रहा। तो पद, अगर पद की बात करते हैं तो समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास के जो यानी कि जो समस्त पद है या सामासिक पद है, इसमें 2 पद पाए जाते हैं। दोनों पदों को एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अभी इसको भी हम समझेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। एक ये तो पहली शब्दावली हो गई थी, ये दूसरी शब्दावली हो गई। एक शब्दावली आपने और पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं समास विग्रह। यहाँ पर हम वो सारी शब्दावली पढ़ रहे हैं जो हम लोग अक्सर समास में सुनते हैं। तो जब तक हमको समास में जो भी समास क्या है, जब तक वो नहीं पता होगा, सामासिक पद किसे कहते हैं जब तक वो नहीं पता होगा, पद क्या होता है ये नहीं पता होगा, या समास विग्रह किसे कहते हैं ये नहीं पता होगा, तो फिर हम समास कैसे करेंगे? जब तक हम इन सब चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक हम समास नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो समास विग्रह, जैसा कि नाम से लग रहा समास विग्रह,
समास हमने पढ़ा था कि संक्षिप्त कथन और विग्रह जस्ट उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया कि संक्षिप्त कथन को अगर हम विग्रह कर दें यानी कि उसको हम फैला दें, संक्षिप्त कथन को हम विस्तृत करके लिख दें तो उसी को क्या कहते हैं, समास विग्रह। यानी कि इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद को क्या हो गया, समस्त पद या सामासिक पद को कई शब्दों में या अनेक शब्दों में विग्रहित कर देना या अलग अलग टुकड़ों में लिख देना। तो क्या कहेंगे, समस्त पद या सामासिक पद को पद का विग्रह कर देना, विग्रह कर देना। तो यानी कि समस्त पद जो यहाँ पे था, आपने देखा समस्त पद किसको कहा था हमने कि समास का जब नियम लग जाए उसके बाद जो पद बने उसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद, और जब उसी समस्त पद या सामासिक पद का हम क्या कर दें, विग्रह कर दें, तो उसी को हम कहते हैं समास विग्रह और पद। अब इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे, विद एग्जाम्पल, यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं, इसको समझाते हैं थोड़ा हम। तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक या दो एग्जाम्पलों के माध्यम से हम इन तीनों चीज़ों को जो भी शब्दावली हमने प्रयोग की हैं अभी तक उनको हम समझेंगे कि क्या कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया नील कमल, ये एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस शब्द, ये एक शब्द है या कह सकते हैं कथन है, तो हम अगर ये एक शब्द है या एक कथन है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, समस्त पद, या इसी को हम सामासिक पद कहते हैं। यही हमारा क्या हो गया, समस्त पद या सामासिक पद हो गया। कैसे हो गया वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नीलकमल शब्द लिखा है, अगर इसको हम इस समस्त पद या सामासिक पद को विग्रहित कर दें, यानी इसका अगर हम विग्रह कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, इसका विग्रह क्या होता है, नीला है जो कमल। नील कमल का विग्रह क्या हो गया कि नीला है जो कमल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है या एक पद है, और जैसे ही हमने इसका विग्रह किया ये एक से अधिक पदों में या एक से अधिक शब्दों में विभाजित हो गया या विग्रहित हो गया या विस्तृत हो गया। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं समास विग्रह। यानी कि हमने समास को फैला दिया है, यानी कि जो समस्त पद था इसी का क्या कर दिया है, विग्रह कर दिया है। तो आप यहाँ से दो चीज़ें समझ गए, एक की अब तीन शब्दावली हमने टोटल यूज की थी अभी तक, समस्त पद या सामासिक पद, वह एक शब्दावली आपने ये देख लिया। इसको आप समझ गए कि समस्त पद या सामासिक पद क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि समस्त पद या सामासिक पद को हमने कहा था कि समास का नियम लगने के पश्चात जो पद बनता है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। अगर कहीं भी कोई पद लिखा है कि जैसे लिखा है नीला है जो कमल, अब इसमें जब समास का नियम लग जाएगा, यानी कि जब इसको हम समास कर देंगे, संक्षिप्त कथन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नील कमल। इसको एक और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे लिखा हमने कि 4 राहों का समूह। क्या लिखा हमने, 4 राहों का समूह। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक पद नहीं है, यानी कि या एक पद भी नहीं है, संक्षिप्त पद भी नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक कथन है, एक कई पदों का कथन है जिसमें से 2 या 2 से अधिक पद हैं। अगर इसको हम संक्षिप्त कहना चाहें, इस पद को हम इन पदों को मिलाकर एक पद कह दें या एक संक्षिप्त कथन कह दें, जिससे इसका जो है मतलब भी निकल आए और वो पद हमारा क्या हो जाए, संक्षिप्त भी हो जाए, तो हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, चौराहा। भाई 4 राहों का जो समूह होता है उसी को तो हम चौराहा कहते हैं। यानी कि जहाँ पे चौराहा होता है, कहते हैं कि 4 राहें वहाँ से 4 राहें वहाँ से क्या होती है, इधर उधर कटती हैं, तो उसी को हम चौराहा कहते हैं। तो जैसा ही आपने देखा कि ये क्या था, एक कई पदों का समूह था और इसको हमने एक संक्षिप्त पद दे दिया, इसको हम कहेंगे भाई इसमें हमने क्या लगा दिया, समास का नियम लगा दिया, और ये समास का नियम लगने के पश्चात जो पद बन गया इसी को हम क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सामासिक पद कह देंगे, सामासिक पद। यानी कि हमारा क्या हो गया, सामासिक पद हो गया। और ये क्या है, इसका जस्ट भाई जो सामासिक पद है उसका उल्टा क्या होता है, समास विग्रह। यानी कि जिसमें समास का नियम लगा है, समास का नियम लगने के पश्चात जो पद बनता है वो सामासिक पद होता है। जब उसका विग्रह कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। अब
दूसरा यानी कि पहला और दूसरा, ये दो शब्दावली क्लियर हो गई। एक हमने यूज किया था पद, हम पद भी समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, एक शब्द ये लिखा है नीलकमल, एक शब्द लिखा है चौराहा। तो इन जैसे ये एक शब्द है, इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम दो शब्दों में विभक्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे हमने इसको अलग से भी देख लीजिएगा, हमने एक यहाँ पे जैसे शब्द लिखा था नीलकमल, तो अगर हम इसको, इस शब्द को हम देखें तो हम दो भागों में इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि दो पद इसमें निकल आएंगे, एक पद इधर है और एक पद इधर है, यानी कि एक ये शब्द निकला है नील, एक दूसरा पद क्या है कमल। तो जो पहला पद होता है इसी को हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसी को क्या कहते हैं उत्तर पद। तो अभी हमने बताया था कि पद दो प्रकार के होते हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। इस तरीके से और भी कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया लंबोदर, अब इसमें भी दो पद हैं, अगर इसको भी हम देखें तो इसमें भी दो पद निकाल सकते हैं, लंब और दूसरा उदर। तो ये लंब क्या हो जाएगा आपका पूर्व पद हो जाएगा, और उदर क्या हो जाएगा उत्तर पद। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सामासिक पद या समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पद कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। तो यहाँ तक आपने समास को समझा, उसकी जो शब्दावलियाँ हैं उसको समझा। अब हम एक समास की परिभाषा देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आ जाती है तो उसको कैसे हम कहेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है, या कोई पूछ दे हमसे कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, तो उसको हम एक लाइन में समझेंगे। दोस्तों इतना जो भी आपने अभी तक देखा उसको देखने के पश्चात या उसको पढ़ने के पश्चात आपको कुछ तो अंदाजा हो गया होगा कि समास की परिभाषा क्या हो सकती है। उसी जो भी हमने अभी तक समझा उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो क्या कह देंगे हम, अगर समास की परिभाषा कहें तो कह सकते हैं दो अथवा दो से अधिक शब्दों या पदों भी कह सकते हो, दो या दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है परिभाषा कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से और भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्द हों उनको मिला दीजिए और एक नया शब्द बन जाए या नया सार्थक शब्द बन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, कोई भी एग्जाम्पल एक लिखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने पद हैं या हमने क्या परिभाषा लिखी, दो अथवा दो से अधिक। हमने कहा कि या तो दो हों या फिर दो से अधिक शब्द हों, दो या दो से अधिक। तो आपने देख रहे हैं 1 2 3 4 टोटल कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। दो से अधिक हैं कि नहीं है, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर अगर इनको हम मिला दें और एक नया सार्थक शब्द बना दें तो हमारा एक नया शब्द सार्थक शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है, गगन चुंबी। क्या बन रहा है, गगन चुंबी। भाई गगन को चूमने वाला उसको क्या कहते हैं हम लोग, गगन चुंबी कहते हैं। सुना होगा आपने, कहते हैं बहुत मतलब कोई इमारत अगर होती बहुत ऊंची होती है तो उसको कहते हैं गगन चुंबी इमारत, यानी कि गगन को चूमती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि ऐसा लगा जैसे कि वो इमारत आसमान छू रही है, तो उसी को कहते हैं गगन चुंबी। तो आपने यहाँ पे देखा इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल दिया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया सार्थक शब्द बन जाए तो उसी सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ तक आशा है कि समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है। यहाँ तक हमने समास को समझा, समास का कॉन्सेप्ट समझा, समास में जो जो शब्दावलियाँ होती हैं उनको समझा। अब आगे बात करते हैं किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे कॉमन सा प्रश्न है, बहुत ही फेमिलियर है, बहुत ही चिरपरिचित प्रश्न है कि समास के प्रकार पूछे जाते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उनके नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद उसको
समझेंगे बारी बारी से। तो समास के प्रकार कितने हो गए? 6 प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक अव्ययी भाव समास, फिर पढ़ा होगा आपने तत्पुरुष समास, फिर आपने पढ़ा होगा कर्मधारय समास, फिर आपने पढ़ा होगा द्विगु समास, फिर आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास, और एक आपने पढ़ा होगा बहुव्रीहि समास। दोस्तों समास के प्रकार से यदि प्रश्न आता है कि अगर समास के प्रकार से प्रश्न आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है, जरा सा भी टाइम नहीं लगाना, आपको तुरंत लिखना है समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार समास के होते हैं। दोस्तों इन 6 प्रकारों को हम पढ़ेंगे आगे, और बारी बारी से पढ़ेंगे, सारे समास को अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। आपको देखकर ही समास समझ में आ जाए कि किस शब्द में कौन सा समास है, ऐसा हम पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा और भी देख लेते हैं। एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं कि एक प्रश्न आता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर अगर इन समासों का हम वर्गीकरण करें तो कैसे करेंगे? पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर, जो अभी हमने जब स्पष्ट किया था, इस चीज़ को स्पष्ट किया था समास को, वहाँ पे हमने आपको शब्दावली में बताया था कि एक शब्दावली बताई थी पद, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को देखते हुए कि किस समास में, यानी कि जितने समास आप यहाँ पढ़ रहे हैं 6 समास, इन 6 समासों को हम पदों की प्रधानता के आधार पर कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे कि किस समास में, जैसे मान लीजिए अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या द्विगु है या द्वंद्व है, जो भी है, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। मतलब आपने 2 पद पढ़े, उत्तर पद और पूर्व पद, यानी कि पहले वाला पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है और किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद या उत्तर पद या दोनों पद या दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर देखें तो हम पढ़ेंगे इसको यहाँ पे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण हमको पढ़ना है। तो अगर पदों की प्रधानता के आधार पर हम कहें तो 4 कंडीशन हमारे सामने बन के आएंगी। उन 4 कंडीशनों को हम देखते हैं बारी बारी से कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन क्या बन सकती है? अगर कोई भी समास है, मान लीजिए 6 समास हैं, तो इन 6 समासों में से, जो 6 समास हैं, इन 6 समासों में से कुछ समास ऐसे होंगे, या हो सकता सारे ऐसे हो, या हो सकता केवल एक ऐसा हो, या कोई 4 ऐसे हो, या जो भी हो, मतलब कुछ ऐसे समास होंगे जिसमें हो सकता हो कि पूर्व पद की प्रधानता हो। क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो सकता है। मतलब अब कितने हैं, एक हैं कि 2 हैं कि सब हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कंडीशन जो पहली हमारी बन रही है वो ये बन रही है कि कुछ ऐसे समास होंगे जिनमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होगा या पहले पद की प्रधानता होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर पहला पद प्रधान नहीं है किसी में तो क्या होगा? दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा। भाई अगर पहला पद प्रधान नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर पहला प्रधान नहीं है तो कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे कि मान लीजिए सपोजर एग्जाम्पल कि हम 2 लोग हैं, हम और आप झगड़ रहे हो, तो या तो हम सही हैं या आप सही हैं, या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई नहीं सही है। यही तो 4 कंडीशन बनेंगी। वही 4 कंडीशन यहाँ भी हैं कि पहला पद या तो प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा अर्थात उत्तर पद, या दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। चौथी कंडीशन क्या बनेगी कि हो सकता है कि दोनों ही ना सही हो अर्थात दोनों पद ही प्रधान ना हो। तो कौन हो सकता है कि यहाँ कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं। एक कंडीशन ये बन जाएगी कि दोनों पद प्रधान नहीं। तो ये 4 कंडीशन बन गई, ठीक। यानी कि या तो पहला पद प्रधान होगा
अगर पहला पद प्रधान नहीं तो दूसरा होगा, अगर दूसरा प्रधान नहीं तो हो सकता दोनों प्रधान हो, और यदि दोनों ही प्रधान नहीं तो हो सकता कि दोनों में से कोई ना हो बल्कि कोई तीसरा पद या कोई अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम कैटेगरी इन 4 कंडीशनों में इन 6 समासों को हम कैसे रखते हैं वो देखिएगा। तो हमने कहा कि कुछ समास ऐसे होंगे इन 6 में से कुछ समास ऐसे होंगे जिनमें पूर्व पद की प्रधानता होगी। तो आपको याद रखना है कि इन 6 में से केवल एक ही ऐसा है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास ऐसा है, यही इकलौता एक ऐसा समास है जिसमें केवल और केवल पहला पद प्रधान होता है। अर्थात यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप क्या कहेंगे कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पूर्व पद प्रधान किन किन समासों में होता है, या पूर्व पद की प्रधानता किस किस समास में होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल सर ने हमको बताया था कि एक ही समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो है अव्ययी भाव समास। ठीक, और आपको कुछ नहीं याद करना है। फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी कि उत्तर पद प्रधान, यानी कि इन अब 6 तो नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसमें जा चुका है, तो अब कितने बचे 5। अब इन 5 में से कितने हैं जिनमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होगा, ये देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, 3 ऐसे समास हैं, यानी कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 3 समास ऐसे हैं जिनमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, तत्पुरुष समास। ठीक, दूसरा कर्मधारय और तीसरा द्विगु। अर्थात ये 3 समास ऐसे होंगे या ये 3 समास ऐसे होते हैं जिनमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। और वो समास कौन कौन से हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इनसे प्रश्न भी आते हैं, अभी हम आपको प्रश्न लिखकर बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन है, जो तीसरी कैटेगरी है, वो हमारी क्या है कि दोनों पद प्रधान, यानी कि कितने ऐसे समास हैं। अब आप देख रहे हैं सामने कि भाई एक तो यहाँ हो गया, 3 इधर निकल गए, बच्चे केवल 2 ही। अब इन दोनों में से, या ये कहें कि इन 6 में से, भाई हमने तो निकाल दिया कि 4 निकल गए, लेकिन स्टार्टिंग में हमको क्या पता कि 4 कहाँ कहाँ निकल जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि 6 में से कितने ऐसे हैं जो जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जिनमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो बहुत आसान है, केवल द्वंद्व समास ऐसा है, केवल द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो एक ही समास ऐसा है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अब बची कैटेगरी कौन सी? केवल लास्ट वाली, कि दोनों पद प्रधान नहीं, यानी कि कोई ऐसा भी समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि ना ही पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद प्रधान है, और ना ही दोनों पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। और वो समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। यानी कि इन 6 में से केवल एक समास ऐसा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, यानी कि दिए गए 2 पदों में से, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई प्रधान नहीं, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है, वो है बहुव्रीहि। और एक ही ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान है, वो है द्वंद्व। और 3 ऐसे हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और एक ही ऐसा है जिसमें अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान है। तो आप यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 3, 4, 5, 6 की गिनती हमारी पूरी होगी और 6 समास भी हो गए। तो ये समास के प्रकार हैं, कितने? 6। और पदों की प्रधानता के आधार पर भी हमने आपको बता दिया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कैसे होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं कि कैसे एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन से प्रश्न आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, हर एक स्टेप को नहीं पढ़ा है, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को नहीं पढ़ा है, तो हम उन प्रश्नों से वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं कर पाते हैं। उनको हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो मान लीजिए एक प्रश्न जैसे पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, बहुत ही
चिरपरिचित प्रश्न है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, अक्सर देखा होगा। अभी हमने जो पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग है ये प्रश्न, और एग्जाम में आया भी है कि निम्न में से किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से आपको बताना है कि किस में उत्तर पद प्रधान है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है आपका द्विगु, तीसरा ऑप्शन है आपका कर्मधारय, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। ठीक है, तो अब जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उस प्रश्न को देखते हुए, उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें क्या पूछ रहा है कि किस समास में से, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन, कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमारा विकल्प क्या है, सही है। तो आपको पता है कि एक ही विकल्प ऐसा होगा जो सही होगा, क्योंकि हम लोग जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मली हर एग्जाम की बात नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मली एग्जाम देते हैं वो सिंगल आंसर वाले होते हैं, एक ही आंसर उनका सही होता है। तो अब हम अगर देखें तो हमने पढ़ाया था आपको कि उत्तर पद की प्रधानता की बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा पद। तो आपको पता है कि एक ट्रिक समझ लीजिए, इसको जो भी समझ लीजिए कि उत्तर पद में 3 ही समास ऐसे होते हैं जो प्रधान होते हैं, यानी कि उत्तर पद की प्रधानता के अंतर्गत 3 समास आते हैं। आपको पता है कर्मधारय आता है, तो उसमें दिया है, बिल्कुल दिया है। चलिए ठीक, हाँ ये सही हो गया। फिर हमने देखा कि नहीं कर्मधारय भी आता है, तत्पुरुष भी आता है, सर ने पढ़ा था, चलिए ठीक है भी सही है। फिर हमने कहा था कि द्विगु भी तो आता है भाई, तो हमने देखा भाई तीनों आ रहे हैं, तो अब तीनों तो आंसर लगा नहीं सकते क्योंकि सिंगल आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमको पता है कि एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है जिसमें क्या है, ये सभी कह रहा है, तो बिल्कुल ये तीनों ना हो करके ये तीनों एक साथ जिसमें आएंगे वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहलाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, और भी 1-2 प्रश्न देख लेते हैं कैसे आते हैं। बहुत ही आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी आप ही देख रहे हैं कि ऐसा कोई जो है कोरोना के कारण बहुत ही समस्याएं, विकट गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इतनी हाल ही में। तो आराम से पढ़ते चलिए, जो समय मिला है उसका उपयोग करिए, उसको यूटिलाइज करिए और अच्छे से पढ़िए। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया था आपका एग्ज़ाम में, आ चुका है कि किस समास में किसी तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा तो बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है पहले आसान ना लगता हो। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से छोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस समास में किसी तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है। तो आपको पता है कि 6 समास आपने पढ़े थे, और उन 6 समासों में से किस में तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन अगर मान लीजिए आपके सामने, जैसे मान लीजिए हमने कहा द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो अब आप 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको पता है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। भाई द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद, इसलिए ये नहीं होगा। अव्ययभाव की बात करें तो हमको बिल्कुल पता है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें दोनों पद होते हैं, इसमें पूर्व पद, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कर्मधारय की बात करेगा, तो आपने देखा था, आपने अभी पढ़ा था, अभी हमने बताया था कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब ने 3 ऑप्शन काट दिए हैं, तो जाहिर सी बात है सिंगल आंसर वाले क्वेश्चन होते, तो कौन सा बचा हमारा, बहुब्रीहि, यानी कि जो बचा हुआ वही हमारा सही है। और हमने पढ़ा भी है कि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसमें ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ पे अभी हम, ताकि क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। जैसे हम बात करते हैं गजानन की, ठीक। अब ये शब्द जैसे गजानन लिखा हुआ, तो आपको पता है गजानन एक समस्त पद है, एक सामासिक पद है। अगर इसको हम तोड़ें या इसको हम थोड़ा देखें तो हम कह सकते हैं कि हर समास में भाई 2 पद होते हैं, तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं। 2 पद हो जाएंगे, कौन कौन सा, गज और आनन। 2 पद हो गए, एक पद हो गया गज, दूसरा पद क्या हो गया, आनन, यानी कि पूर्व पद, ये उत्तर पद। अब आप देखिए गजानन जब हम कहते हैं
तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तुरंत एक प्रश्न, एक उत्तर आता है, एक शब्द निकल के आता है या एक नाम निकल कर आता है। जैसे हमने गजानन कहा तो हम किसकी बात करते हैं? श्री गणेश भगवान की बात कर देते हैं। किसकी बात करते हैं? श्री गणेश जी की बात कर लेते हैं। तो सब जब हम, जैसे ही हमको कहा, हमने कहा है गजानन भगवान या गजानन के मंदिर गए थे, तो जैसे ही हमने कहा गजानन के मंदिर गए तो ना हमारे मन में गज का ख्याल आता है, ना ही हमारे मन में आनंद का ख्याल आता है, बल्कि हमारे मन में तुरंत ख्याल क्या आता है? गणेश जी का। तो हम देखते हैं कि ना पहले पद की प्रधानता होती है, ना ही दूसरे पद की प्रधानता होती है, बल्कि एक तीसरा पद जो हमारे ध्यान में नहीं, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, उसकी प्रधानता होती है गणेश जी की। इस वजह से इस समास को कहते हैं, इसमें दूसरा क्या होता है? एक अन्य पद या एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि दिए गए दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है, जितना आसान अगर नहीं भी तो उसको आसान बनाएंगे हम, और उसको आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो साथ हमारे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप उनको अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करते रहिए, उसको तुरंत सॉल्व की जाएंगी, आपको जवाब दिया जाएगा वहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।